पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू करा। मैं बताना चाहता हूँ अतुल भाई, हम लोग किसान परिवार से आते हैं। उस वक्त जब समाजवादी में थे और वर्तमान में आप भाजपा में हैं, क्या रीजंस थे कि आपने समाजवादी से टोटली स्विच करा भाजपा की तरफ? मैं समझता हूँ, देखिए, विचारधारा की लड़ाई। ये आपने पोस्ट करी थी 29 मई 2023 को। वीडियो आप देखिए एक बार। हाँ, ये आंदोलन के समय जी है, ये गुजर आंदोलन था। आप बोल रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी, किसके खिलाफ बोला? 2023 में तो स्वाभाविक है, दोनों जगह उधर ही थे। मैं समझता हूँ आपकी बात। आप बहुत सारी चीजें पूर्व के उठाएंगे, लेके आएंगे। नंद किशोर गुर्जर जी लोनी से विधायक है, आप जानते होंगे, परिचित होंगे, भाजपा के ही विधायक है। उन्होंने स्पष्ट बयान दिया था अभी 3-4 महीने पहले, 50,000 गायें उत्तर प्रदेश में लगातार काटी जा रही है। आप गऊ भक्त हैं मेरे हिसाब से, तो गऊ हत्या जो 50,000 हो रही है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ मेरठ जिले में इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। गऊ हत्या के ऊपर वर्तमान के जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने बोला है गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देकर घोषित करा जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर कितना काम हुआ है सरकार के द्वारा? डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की 2 बार योगी जी आ चुके हैं, 3 बार मोदी जी आ चुके हैं। कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, तो उनमें आप कहीं भी जाएंगे, पहले तो वो उनकी क्वालिटी वाली जो बात है, जहाँ पे उनकी स्थिति खराब है, उनको दोबारा से अपग्रेड किया जा रहा है। 5,000 स्कूल बंद हुए, अभी 15 दिन पहले का केस है ये उत्तर प्रदेश। 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल है, तो उसके बीच का 1 किलोमीटर का जो दायरा, उसके बीच में कोई बंद नहीं किया जाएगा। तो 5,000 का आंकड़ा निकाला है न्यूज चैनल। तो भाई साहब, थोड़ा पास थे ना, ज्यादा पास थे, और बंद पड़े, बच्चे जा नहीं रहे। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी, बच्चा इतनी जाए, दिल्ली की तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी, तो सर क्यों नहीं जाएंगे, बताइए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं मेरठ में जिला पंचायत सदस्य जी के पास, जो हैं हमारे विपिन भड़ाना जी। विपिन भड़ाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं? बहुत धन्यवाद अतुल भाई, आप लोग आए, और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ पहले तो मैं जी। पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू करा, और इसके साथ साथ अपने फैमिली बैकग्राउंड और आपकी एजुकेशन क्या है। मैं बताना चाहता हूँ अतुल भाई, हम लोग किसान परिवार से आते हैं जी, और हम लोगों ने, मतलब, राजनीति जो एक वर्ड है, वो राजनीति को, मतलब, छोटे, एक होता है ना कि बच्चे में जुनून होता है, किसी किसी बच्चे में जुनून सा होता है। जैसे हम छोटे से देखते थे कि नेता ऐसे होते हैं, नेता वैसे होते हैं, तो कुछ लोग अच्छी बातें करते थे, तो कुछ लोग उनके विपरीत भी बातें करते थे। तो एक, जब बचपन से ही एक दिमाग में ये चीज़ थी कि जब हम बड़े बड़े नेताओं को देखते थे, तो कभी कभी मन करता था कि शायद हम भी उसी तरफ जाएं। फिर हम धीरे धीरे जैसे बड़े होते गए, फिर जब मैं कॉलेज में पहुंचा, 12th करने के बाद हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी आए, और यूनिवर्सिटी के CCS। हाँ, CCS। तो वहाँ से हमने जो छात्र राजनीति को देखा बहुत नज़दीकी से, जो हमारे सीनियर लीडर थे वो भी छात्र राजनीति के, आज कई लोग ऐसे हैं जो बड़े मुकाम पे हैं, उन लोगों को भी देखा, चुनाव लड़ते हुए छात्र राजनीति में लगे रहे। फिर हम भी धीरे धीरे छात्र राजनीति की तरफ बढ़े। जी। जब छात्र राजनीति की तरफ बढ़े, तो फिर उसी लाइन को पकड़े हुए चलते गए, और छात्र राजनीति के समय में, हमारे समय में चुनाव बैन था, यूनिवर्सिटी में चुनाव बैन था। तो उसके बाद, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज हुई, तब फिर बहाल हुआ। तो यहाँ से हम छात्र राजनीति की शुरुआत करते हैं, और लगातार छात्र राजनीति में लगे, खूब आंदोलन किए, छात्रों के लिए आंदोलन किए, किसानों के लिए आंदोलन किए, बेरोजगारी के लिए आंदोलन किए, अनेकों आंदोलन ऐसे किए जो बड़े स्तर पे, जिला स्तर पे हम लोगों ने किए। उसमें बड़े लीडर्स भी हमारे साथ में रहे, बहुत सारे लोगों का सानिध्य हमारे साथ प्राप्त हुआ, बहुत सारे युवा साथी थे जिनके साथ हमारी टीम थी, जिसको हम लेके रखते थे, और लंबे समय तक हमने छात्र हितों की आवाज़ उठाई। जी। और उसके बाद क्षेत्रीय राजनीति में दखल दिया। जी। जब क्षेत्रीय राजनीति में गए, तो एक बार चुनाव है जिला पंचायत का, फिर दोबारा उपचुनाव हुआ, वो भी हार गए थे, फिर तीसरी बार में जिला पंचायत बने। तो ये लंबी प्रक्रिया रही,
लड़ाई रही, जी। क्योंकि हालांकि किसान परिवार से आते थे, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड? कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, हमारे गांव में भी कोई नेता नहीं था। जब आप ऐसे पटल से आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल। और ज़मीन से जब आप चलते हैं तो आपको बहुत जोखिम उठाने पड़ते हैं कि पॉलिटिक्स जैसी होती है वैसी दिखती नहीं है, और जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, जी। क्योंकि इसमें बड़ा समर्पण है, बड़ा त्याग है, और हर दिन आपको ये सोच के चलना पड़ेगा ये जीवन अपने लिए नहीं था, ये जीवन दूसरों के लिए है। जी। तो तब मैं समझता हूँ कि आप अच्छी पॉलिटिक्स में हैं और स्वच्छ पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। इसमें यहीं पर एक सवाल और बताइए कि आपकी एजुकेशन का? मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन मैंने की है। मैंने CCS से? ग्रेजुएशन मेरी CCS से नहीं हुई, यूपी बोर्ड से मैंने 12th किया, और ग्रेजुएशन मैंने की है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से। ठीक। और फिर मैंने MA में यहाँ पे फिर एडमिशन लिया। दरअसल राजनीति के कारण क्या होता था कि कई बार पेपर छूट जाते थे, धरना आंदोलन ये और वो, फिर कई बार ऐसा चीज़ें होती रही, तो मुझे लगा कि इससे आगे अब गड़बड़ हो जाएगी। बार बार क्या है कि जब बहक आएगी फिर तुम जो है कई बार पेपर देने नहीं पहुंच पाओगे, तो फिर जो है मुझे लग रहा था कि अब छूट जाएगा। तो इस वजह से मैंने MA में हिस्ट्री में यहाँ से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, और मैं शुरू का सेमेस्टर में ही वहाँ से छोड़ दिया था। अब आपका पॉलिटिकल करियर हम एनालाइज कर रहे थे, तो आपकी काफ़ी दिनों तक आप एक पार्टी से जुड़े रहे, समाजवादी से। जी। तो उस वक्त जब समाजवादी में थे और वर्तमान में आप भाजपा में हैं, 2 साल पहले आप भाजपा में आए, हमने चेक करा, तो क्या रीजंस रहे कि आपने समाजवादी से टोटली स्विच करा भाजपा की तरफ? मैं समझता हूँ, देखिए, विचारधारा की लड़ाई है जी। और प्रदेश में 2017 के बाद जब से भाजपा सरकार आई है और 2014 के बाद केंद्र में सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनी है, तब से आपने देखा होगा जो पश्चिम का कायाकल्प है, एक तरीके से आप देश को देखिए, देश में चाहे आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाइए, और मैं कह रहा हूँ जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी विकास हुआ है इन्हीं सालों में हुआ है। और मेरठ में आप ये देखिए रैपिड आई है ना, तो आप ये समझिए मेरठ के चारों तरफ से हाईवे, कभी मेरठ हुआ करता था गड्ढों का शहर। अभी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री आए हुए थे 2 दिन पहले, अगर मेरठ की पहचान होती थी तो सोतीगंज से होती थी। अगर आज पहचान होती है, अगर आज मेरठ की पहचान होती है तो पहचान होती है हाईवे से, पहचान होती है रैपिड रेल से, पहचान होती है खेर जो विश्वविद्यालय यहाँ बन रहा है उससे। तो सिर्फ ये रीज़न थे, डेवलपमेंट रीज़न? डेवलपमेंट रीज़न था, और नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपको नीति पसंद आई उनकी? भाजपा की जो नीति है वो सबका साथ सबके विकास की है। ठीक। जब सबका साथ होगा और सबका विकास होगा तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं चीज़ें बदलती हैं और बदल रही हैं। पर वहीं पर हम आपकी जब फीड चेक कर रहे थे, इंस्टाग्राम फीड, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा हमने आपकी पोस्ट देखी अतुल प्रधान जी के साथ। जी। तो अतुल प्रधान जी के साथ थे आप और अचानक से पूरा स्विच, आप विपक्षी खेमे में चले गए। मैं समझता हूँ कि देखिए ये तो किसी न किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। जी। तो विचारधारा बदली तो रिश्ता भी थोड़ा बदला आप दोनों? ये स्वाभाविक सी चीज़ है, जब क्या है कि रिश्ता अलग चीज़ होती है और पार्टी अलग चीज़ है और विचारधारा अलग। और भी कोई रीज़न थे? और कोई रीज़न नहीं था। समाजवादी ने ज़्यादा आपको महत्व ना दिया हो? नहीं, मैं समझता हूँ मैं विभिन्न पदों पर रहा हुआ, वहाँ पे विभिन्न पदों पर रहा, और मैं समझता हूँ मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। अच्छा। मैं समझता हूँ जहाँ मेरे देश का सम्मान है और मेरे धर्म का सम्मान है, गाय माता का सम्मान है, ठीक, तो वहाँ मेरा सम्मान स्वतः ही हो जाएगा। ठीक। जैसे आप बता रहे हैं वैसे आपकी एक वीडियो है, ये आपने पोस्ट करी थी 29 मई 2023 को। ये वीडियो आप देखिए एक बार। हाँ, ये आंदोलन के समय जी है, ये गुजर आंदोलन था। आप बोल रहे हैं तानाशाही नहीं चलेगी।
जी। आपने बोला तानाशाही नहीं चलेगी, तो किसके खिलाफ बोला? 2023 में तो स्वाभाविक है, दोनों जगह उधर ही थे। मैं समझता हूँ आपकी बात, आप बहुत सारी चीज़ें पूर्व के उठाएंगे, लेके आएंगे, पर मैं आपको बिल्कुल जिस बात के लिए मुझे जवाब देना है वो पूरी तरीके से मैं शालीनता से देने के लिए तैयार हूँ, हर मतलब पहलू पे देने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी जवाब को तोड़ मरोड़ के नहीं, ना बच के देता, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ मैंने की है तो मुझसे स्वाभाविक सी चीज़ आगे पूछी जा सकती है। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी आप पार्टी में रहते हैं, नेता का क्या काम है? नेता का क्या काम? नेता अगर है, राजनीति में अगर आप हैं और कहीं भी अत्याचार है तो उसकी आवाज़ आपको उठानी चाहिए। बिल्कुल। चाहे आप पीड़ित की उठाइए, शोषित की उठाइए, वंचित की उठाइए, कभी भी जहाँ अन्याय होगा उसकी आवाज़ हमने उठाई है और भविष्य में भी उठाते रहेंगे। आपने आवाज़ उठाई है, बट नारेबाजी आपकी जो इंस्टाग्राम फीड्स पर ही हमें इतना डेटा मिल गया जहाँ पर आपने ये वीडियो है जहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी, तो 23 में तानाशाही थी और अब आप पार्टी में ज्वाइन हो गए तो जो इसमें चेंज हो गई। वो समझे नहीं आप, वो मोमेंट कौन सा है? आप देखिए, वो मोमेंट है कि एक गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट आप समझिए, हम गवर्नमेंट के विरोधी काम नहीं कर रहे उसमें, हम जो जा रहे थे, एक यात्रा थी, यात्रा तो तानाशाही कौन कौन कर रहा है? अभी वही बता रहा, वही बताने जा रहा हूँ। जब हम यात्रा में जा रहे थे तो वहाँ जबरन पुलिस ने रोका, ठीक है, जबरन, और उसमें विधायक जी भी थे, जिसमें विपक्ष के वो विधायक थे, उनके साथ पुलिस ने ज्यादती की थी। तो उसी के विरोध में जो प्रोटोकॉल होता है, उसी के विरोध में वो नारे लगाए। जी, आप अतुल प्रधान जी की बात कर रहे हैं। अतुल प्रधान जी थे उस पूरे आंदोलन में, उनको रोका गया था, उनको पूरा मामला मैं भी साथ ही था जी। उस मतलब वो गुजर गौरव यात्रा थी, वो यात्रा निकालने के लिए पूरे प्रदेश में जो है रोका जा रहा था, उसी क्रम में उन्हें भी रोका गया, हमें भी रोका गया था। तो वो यात्रा का मसला था, वो वैसा कोई मसला, वो यात्रा का तो मसला था, वो बट कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था, या मतलब कोई ऐसा धरना या ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं था कि जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हों, या ऐसा कुछ नहीं था। जैसे आपने, आप बता रहे हैं आपने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रदर्शन करे हैं, काफ़ी आपने प्रोटेस्ट करे हैं, वैसे ही एक मुद्दा उठ के आता है अभी वर्तमान में, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, एसएससी प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, आपने जरूर देखा होगा। उसमें सरकार के, दिल्ली पुलिस सरकार के अधीन है, उन्होंने, सरकार की जो पुलिस है, उन्होंने एक टीचर का हाथ तोड़ दिया और टीचरों को ज़बरदस्ती बस में भर के और उनको घुमाए गए, मतलब पूरे प्रोटेस्ट को डिमोलिश कर दिया। तो आपका क्या मत है, क्या इस तरीके से राजनीति करी जानी चाहिए जो वर्तमान में हो रही है? हम लोग 10-12 साल, मतलब 15-17 साल से लगातार देखते आए हैं, और जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें प्रोटेस्ट कई बार क्या होता है, वो गलत दिशा में कुछ लोग ले जाते हैं, उसमें जो अननोन लोग होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी घुस जाते हैं प्रोटेस्ट के अंदर, जो प्रोटेस्ट चल रहा होता है कुछ और पहुंचा देते हैं किसी और तरफ, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी घुस जाते हैं उस प्रोटेस्ट में जो वो चाहते ही नहीं। अभी सपोज करो आप किसी मांग के लिए लड़ रहे हैं, मैंने जो आपने मांग ये बात रखी है अभी कि एक प्रोटेस्ट जो दिल्ली में, उसमें मैंने एक वीडियो देखी, वो जो टीचर हैं नीतू मैम, है ना, उनकी वीडियो मैंने देखी, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी वो। तो उन्हीं के साथ एक टीचर और आए, उन्होंने पहले तो कुछ और कहा, वो पीछे से विपक्ष का उसमें जो है हाथ था, आप उसे देखना, उस वीडियो को देखना, उसमें कहीं ना कहीं NSUI और अन्य लोग लगे हुए थे जो प्रोटेस्ट को दूसरी तरफ मोड़ना चाहते थे। आप एक बात बताइए, छात्रों की एक मांग है कि भाई जो एसएससी एग्ज़ाम ले रही है, जो हमारे नियुक्ति कर रहा है, जब पेपर देना सेंटर कर रहा है, बड़ा दूर कर रहा है, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने वो भी बहुत उल्टे सीधे पूछ रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं है। गाने के शब्द बताओ ये कौन से हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप बताइए कि उनकी मांग थी, अब वो प्रोटेस्ट किस तरफ जा रहा है वो ठीक है, बट स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज, टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज। देखिए मैं आपको बताऊं, ये नेशनल लेवल का जो भाई प्रदेश अलग है, मैं जहाँ तक समझ पाया, मैंने नहीं, आपका क्या मत है? मेरा मानना ये है कि देखिए कोई भी मांग है तो लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए, लाठीचार्ज एक अलग विषय है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कई बार कुछ उपद्रवी इस तरीके के होते हैं
मैंने बहुत सारे प्रोटेस्टों में मैं रहा हूँ। वो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस को मजबूरन ऐसी चीज़ें करनी पड़ जाती हैं। कुछ लोग ऐसे उपद्रवी होते हैं, वो जो चीज़ें नहीं हो सकती उनके लिए भी वहाँ पे सारी मांगे मानने लग जाते हैं और अनलीगल बात करने लग जाते हैं, तो जिसके कारण ये चीज़ें वाद विवाद बढ़ जाता है। और पुलिस को क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। पुलिस किस लिए है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगी तो फिर बड़ा दंगा हो सकता है। आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े दंगे हुए हैं प्रोटेस्ट के समय में। बहुत सारे आंदोलन ऐसे हुए हैं जो दूसरी दिशा में चले गए, करने कुछ और जा रहे थे, चले गए किसी और दिशा में, जिसमें जनहित की हानि हुई, अन्य तरीके की हानि हुई और गवर्नमेंट की हानि हुई। आप एक चीज़ समझिए, किसी भी प्रोटेस्ट को, प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि अगर हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं तो हम अपनी शालीनता से अपनी बात रखें जी। हम अपना अल्टीमेटम दें कि इतने समय में अगर हमारी चीज़ें नहीं हुई तो हम अपनी बात उस तरीके से रखें, उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाएं। ठीक है, फिर हमारे प्रदेश में या देश में एक लेवल है, एक अधिकारी हैं, जिले का अधिकारी होते हैं डीएम साहब, ठीक है ना। मुख्य अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर होता है। तो डीएम को अपनी बात से अवगत कराएंगे, ठीक है। उससे भी बात, वहाँ से भी डीएम साहब के स्तर से भी निकल जाती है, फिर उच्च स्तर जनप्रतिनिधि हैं, है ना। उग्र होना मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ का समाधान नहीं। बट जैसे हमारे सामने चीज़ आई सोशल मीडिया के माध्यम से, और कुछ लड़के भी वहाँ पर थे जिनके इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछने के लिए आपको, कि मैंने उनसे पूछा भाई मैं आज बीजेपी नेता का इंटरव्यू करने वाला हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया इंस्टाग्राम पे कि भाई इस प्रोटेस्ट के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में पूछना। तो उनका ये कहना था उन लोगों का, और सोशल मीडिया पे हमने देखा, हमारी टीम ने देखा कि वो जो प्रोटेस्ट था वो हिंसक तो था नहीं। सरकार अगर आवाज़ ही नहीं सुनेगी और इस तरीके से करेगी तो फिर तो तानाशाही ही होगी। देखिए, आप एक चीज़ समझिए अतुल भाई, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट का विषय है ना। गवर्नमेंट के विषय में आप दोनों पहलू को समझना पड़ेगा, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप आज मुझसे व्यक्तिगत मुझसे मिलने आए जी तो इस विषय में भी मैंने अपनी बात रखी है जी। मैं समझता हूँ, क्योंकि हम लोग अगर छात्र राजनीति से निकल के आए हैं तो हमने छात्र राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा, हमने छात्र राजनीति को बहुत नज़दीक से देखा और क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से उसे मोड़ा जाता है, किस तरीके से तोड़ा जाता है, ये भी देखा। और बहुत सारे प्रोटेस्ट में आपने, मैं समझता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कम से कम 400-500 आंदोलन से भी ऊपर किए हूँ। तो आपको तो समर्थन करना चाहिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपनी मांग कर रहे हैं। अभी आपको एक बात कही मैंने, प्रोटेस्ट किसी भी चीज़ का करें हम, पर हमें ये ज्ञान बेजूर होना चाहिए कि हम किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, क्या चीज़ हो सकती है और क्या चीज़ नहीं हो सकती। अब अगर हम किसी ना होने वाली चीज़ पे अनलीगल उस पर तरीके से दबाव बनाने लगे, प्रेशराइज करने लगे, है ना, उस पर जबरन प्रेशर बनाने लगे, तो वो गलत होता। तो आपका कहने का मतलब है जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सरकार के लिए मतलब अभी इतना करना मुश्किल है, नहीं, टीसीएस को टेका दे। नहीं, वो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मैंने कहा ही आपसे। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक हाथ से ताली बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। पर कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को, गवर्नमेंट का उसमें डायरेक्ट दखल क्या है, डायरेक्ट ने भाई किसी ना किसी कंपनी से गवर्नमेंट कराएगी, है ना भाई। ये तो किसी ना किसी का चीज़ के ठेका है, वो तो किसी ना किसी के माध्यम से हो गई। पर मैं समझता हूँ अगर कोई चूक रह गई है या कोई चूक हो गई है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने के लिए। मैंने आपको एक बात कहा कि प्लेटफॉर्म, मैंने बात जो कही है आपसे शुरू में, वो बात ये कही है कि एक प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ को बताने का, हर चीज़ को कहने का एक प्लेटफॉर्म है। वो प्लेटफॉर्म पे अगर जाके हम अपनी बात रखेंगे तो शायद मैं समझता हूँ 90% वो चीज़ें हल होती हैं, वो 90% चीज़ें हल होती हैं। क्योंकि मैंने बहुत प्रोटेस्टों में मैं रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत नज़दीक से देखी हैं। अगर हम ही उसी चीज़ को दूसरे तरफ डाइवर्ट करेंगे, 10% ऐसी चीज़ें होती हैं, कई बार मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है कि हाँ भाई उसमें अड़ना पड़ जाता है ना। तो
वो 10% होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर प्रोटेस्ट ही मतलब गलत हो रहा है या हर प्रोटेस्ट में ही मतलब गवर्नमेंट दखल। अभी आप देखिए, अभी कलेक्ट्रेट पर जाइए, प्रोटेस्ट वाले मिलेंगे बैठे हुए। ऐसा थोड़ी ना है, ये तो हमारे संविधान में अधिकार दिया गया है हमें, प्रोटेस्ट कर है ना, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और जो चीज़ है उसी को जंतर मंतर पर या फिर जहाँ पर वो कर रहे हैं जी। जिस जगह, उसी को छीना जा रहा है ना। नहीं, मैं नहीं समझता। वो प्रोटेस्ट पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ पकड़ के देखिए बंद करना। अतुल भाई, कभी आप जंतर मंतर गए हो तो जंतर मंतर में ऐसा कभी नहीं होता। आप कभी गए हैं, मैं कई बार प्रोटेस्ट में गया हूँ जंतर मंतर में, और वहाँ पे एक मैंने बहुत तरीके से देखा उसको। वहाँ एक एरिया होता है, इधर दूसरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उधर दूसरे कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट ही लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वहाँ पे चलता रहता है। वहाँ उस तरीके का सीन मैंने बहुत बार देखा, मैं गया भी हूँ बहुत बार प्रोटेस्ट। अब इसमें एक सवाल है स्टूडेंट्स का ही था, उन्होंने पूछा कि जितने भी वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहे हैं, या तो वैकेंसी नहीं आती, और वैकेंसी अगर केंद्र से या सेंटर से कहीं के भी वैकेंसी आ जाए तो उसका एग्ज़ाम अटक जाता है, एग्ज़ाम पे फर्जीवाड़ा हो जाता है, वो एग्ज़ाम कोर्ट में आगे अटक जाता है। और अगर एग्ज़ाम भी हो जाए उसके बाद 3-4 महीने बाद जाकर, बल्कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वो एग्ज़ाम फिर दोबारा रद्द हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन थे कि हमने इस चीज़ का एग्ज़ाम दिया, ये एग्ज़ाम हमारा क्लियर नहीं हुआ, पता चल रहा है कि इसके ऊपर फर्जीवाड़ा हुआ, तो कोर्ट में केस चल रहा है, वो एग्ज़ाम रद्द हो गए। तो ये स्टूडेंट्स में आज इस टाइम आक्रोश है कि ना तो वैकेंसी ढंग से निकल रही है, ढंग से वैकेंसी नहीं आ रही, और वैकेंसी आ रही है ढंग से तो फिर एग्ज़ाम नहीं करवा पा रही सरकार। ये आरोप लग रहे हैं स्टूडेंट्स के। उसमें क्या है, देखिए, आरोप प्रत्यारोप ये पूर्व से चले आएंगे, ये विपक्ष का काम है ना। मैं समझता हूँ जितनी वैकेंसियाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में निकली हैं और पारदर्शिता से हुई हैं, इतनी आज तक किसी गवर्नमेंट में हुई ही नहीं। आप देखते थे क्षेत्रीय दलों की गवर्नमेंट आती थी, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है इस चीज़। वैकेंसी आई, पहले अपना सूची फिट हो गई, ठीक है, और सूची फिट होने के बाद जो परीक्षार्थी होते थे उनको पता चलता था कि तुम सब चीज़ करके बेकार हो गए, सूची किसी और की लग चुकी है, ठीक है। तो आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी पे भी लगा सकते हो आप, वो तो उसका कोई विकल्प नहीं है। उसका मतलब मैं समझता हूँ कि अगर मुझे किसी पे भी कोई आरोप लगाना हो, जब तक आरोप सिद्ध करके दिखाए कोई, है ना। बड़े स्टूडेंट के सवाल हैं, भाई, किसी पार्टी से बिलोंग नहीं आप करते। एक चीज़ समझिए, मैं भी छात्र रहा हूँ, आप भी कभी छात्र रहे होंगे। अगर हम ही लोग इस चीज़ को समझे, है ना, आपने भी बहुत सारी गवर्नमेंटें देखी हैं, है ना, गवर्नमेंट में आप भी देखते हैं, और आज भाजपा की गवर्नमेंट है। आप देख रहे होंगे जो गवर्नमेंट में क्षेत्रीय दलों की गवर्नमेंट हुआ करती थी और आज भाजपा की गवर्नमेंट में अंतर है, वो धरती और आसमान का अंतर है। जितनी पारदर्शिता इस गवर्नमेंट में, एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट निकलता है, और रिजल्ट निकलने के बाद जो है परीक्षार्थी को कहीं ना कहीं नियुक्ति प्राप्त होती है ना। वो ऐसा नहीं है कि जो घर बैठे लोगों को नौकरी मिल जा रही है सेटिंग से एडिटिंग से। समस्या ये है लोगों की कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है, 6 साल हो गए हैं। देखिए टीचर की वैकेंसी नहीं आई, उत्तर प्रदेश जो टीचर विभाग है अभी उसकी वैकेंसी नहीं आ रही है। अभी 69,000 मतलब वो वाली जो वैकेंसी थी किसकी? टीचर्स वाली 69,000 की थी ना, उस पर अभी रोक तो रोक नहीं लगी, उस पर कहाँ कम्प्लीटली हो गई। कुछ लोगों ने उसमें उस पर डाल रखा है, हाँ, वो देखिए, केस में डाल रखा। कुछ लोगों ने केस डाल रखा था, वो मेरिट बेस पे था। कुछ जो अंतर था यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ उसमें, पर बाकी भर्ती तो पूरी हुई है। उससे पहले आपसे सवाल उठा, जैसे आपने अभी भी बात करी थी थोड़ी देर पहले गौ माता की, तो उत्तर प्रदेश में, ये मेरा बयान नहीं है, नंदकिशोर गुर्जर जी के हैं, 50,000 गायें काटी जा रही हैं। नंदकिशोर गुर्जर जी लोनी से विधायक है, आप जानते होंगे, परिचित होंगे, भाजपा के ही विधायक है। उन्होंने स्पष्ट बयान दिया था अभी 3-4 महीने पहले, 50,000 गायें उत्तर प्रदेश में लगातार काटी जा रही है। आप गऊ भक्त हैं मेरे हिसाब से? बिल्कुल है। आप गऊ कटती है तो आपको भी शिव भक्त हैं। शिव भक्त हैं आप, तो गऊ हत्या जो 50,000 हो रही है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूँ मेरठ जिले में इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। खाली मेरठ में? आप देखिए, मैं मेरठ का वासी हूँ जी। कोई आदमी कहाँ की बात कर रहा है मुझे नहीं पता,
है ना। उसने और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करी। मैं कोई नेशनल लेवल का नेता नहीं हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी बात कह दूँ कि भाई ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। सच्चाई यही है कि ये सच है कि जब से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट आई है, गौ माता पे और जो इस तरीके के कृत्य करते हैं उनको आप देखते भी होंगे। घुटने में जो है एक ऑपरेशन चला हुआ है, ठीक है ना। जो गोकशी करते हुए पकड़े जाते हैं वो कहीं ना कहीं एनकाउंटर में मारे भी जा रहे हैं। फिर 50,000 जो गायें काटने की बात आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो झूठी बात है। मैं समझता नंदकिशोर गुर्जर जी जो बीजेपी के विधायक वो झूठ बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे ज़िले में इस तरीके की कोई घटना नहीं हो रही। और कोई अगर किसी को लग रहा है तो भाई लग रहा होगा, पर हमारे से कोई गौ हत्या नहीं हो रही आपके? हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रही। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हम शास्त्री नगर में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो वायरल हुई, एक हिरन दौड़ रहा था सेंट्रल मार्केट में। आपने एक वीडियो वायरल हुई होगी, देखा होगा, बारासिंगा। जब आप ये समझ लीजिए कि मेरठ के शास्त्री नगर में की सड़कों पर बारासिंगा दौड़ रहा है, उसको कोई छूने वाला नहीं है, तो गौ माता को कोई छेड़ देगा? है किसी की हिम्मत? इतनी हिम्मत मैं नहीं समझता। वर्तमान में गौ माता की स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं खुद ऐसी गौ माता को मैंने खुद रेस्क्यू कराया हमारी टीम ने, जी जी, जो ट्रेन के नीचे आ गई, वो आधा अंग पड़ा हुआ है। फ़ोन करा जो गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं, जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गई, फ़ोन करा, उधर से रिप्लाई आता है कि अब भी यहाँ पर कोई जेसीबी नहीं, हम नहीं आएंगे। तो मतलब बिल्कुल लोगों पर छोड़ दिया गौ माता। हाँ गौ प्रेमी है, पर आप मुझे बताओ, आपकी बात से एग्री हूँ। भाजपा ने पूरी छोड़ दिया रोड पर गौ माँ। देखिए आप एक चीज़ समझिए अतुल भाई, कि गौ माता को भाजपा ने नहीं छोड़ा, गौ माता को छोड़ा है किसने? जो पालते तो पालते, जो पालक है। पालक पालक क्या करता है? दूध सबको पीना है, जब तक जब तक दूध मिल रहा है फिर छोड़ दे रहे। और आज आपको एक चीज़ सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान का बच्चा हूँ, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, तो मैंने इतनी नज़दीकी से देखा है इस चीज़ को कि गौ माता को लोग, मेरे घर में आज भी गाय है, मैं आपको बताऊं लोग क्या काम करते हैं, जब तक दूध गाय देती है तब तक उसे रखते हैं, है ना, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ये ना तो सरकार की गलती है, ये गलती सिर्फ और सिर्फ किसी की है, तो गौपालकों की। और जब तक इसी के ऊपर कानून नहीं बनेगा कुछ इस तरीके का, तो तब तक ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। पर एक चीज़ है, आपकी बात को वहीं उसी पे ले जाके पूरा करता हूँ जिस चीज़ को आप पूछना चाह रहे थे, कि गाय सड़कों पे घूम रही है। विपक्षी गवर्नमेंट होती थी तो आपको सड़कों पर गाय नहीं मिलती थी, वो कत्ल खाने में वो कहाँ जाती थी? ये कह रहे हो? कत्ल खाने में जाती थी ना। आज मैं समझता हूँ चाहे आप कहीं जाएं, पूरे ज़िले भर में जाएं, तो आज आपको गौशाला में भी गाय मिलेगी और गांव देहात में भी गाय मिलेगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी की देन है, तो भाजपा सरकार की देन है, कि जो संस्कृति को बचाए हुए और सनातन को बचाए हुए। तो ये देन भाजपा सरकार की है, वरना तो जिस तरीके की गवर्नमेंटें रही हैं उनमें गाय तो खतरे में थी, सनातन भी खतरे में था। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि गाय खतरे में थी, तो आप लोग कानून क्यों नहीं लाते हैं? गौ हत्या के ऊपर वर्तमान के जो हमारे शंकराचार्य हैं उन्होंने बोला है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देकर घोषित करा जाए। तो इससे समस्या क्या आ रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे मठ के व्यक्ति बैठे हैं, मठ से हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो क्या रीज़न है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें और गौ हत्या रुक जाएगी ऑटोमेटिक? ये सरकार का विषय है, इसमें अतुल जी आपका क्या मत है? मेरा मत है होनी चाहिए, मेरा मत है होनी चाहिए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या बंद होनी चाहिए, राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए, राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए। तो इसको लेकर आपने से कोई आपके बड़े जो नेता हैं उनसे आपकी बातचीत हो? हमने कभी भी मतलब अपनी बात रखी है, अगर गाय माता के ऊपर कोई बात आई है तो हमेशा यही बात रखी हुई है, और भविष्य में भी कोई बात रखेंगे तो इसी के विषय में रखेंगे। ठीक, एक सवाल और है यहाँ पर जो लोग ही पूछ रहे थे कि वर्तमान के समय में एक पॉलिटिक्स चली है, वो है
विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर गरीबों के घर तोड़ना। जैसे दिल्ली में अभी रिसेंट में आपने देखा होगा, सरकार बदली, सरकार बदलते के साथ ही वहाँ पर गरीबों के घर तोड़े गए। वो गरीब जो भाजपा को ही वोटर थे वो रो रहे थे। आप बहुत वीडियो वायरल हुई हैं। खाली ये दिल्ली तक सीमित नहीं, लखनऊ में भी यही हुआ। लखनऊ में एक एयरपोर्ट को एक्सटेंड करना था, वो पूरी की पूरी कॉलोनी तोड़ दी। देखिए ये ऐसा ही अभी मैं वृंदावन गया था, वहाँ पर सेम यही चीज़ करी जा रही है। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बन रहा है, सरकार का प्रस्ताव है, वहाँ पर अभी केस चल रहा है। उस विषय में मैं गया था। उस विषय में जो मैं उन घर वालों से मिला जो गरीब है, जिनकी 15 पीढ़ी 10 पीढ़ी उस घर में बीती है, तो उसके बाद सरकार उनको कह रही है कि भाई आप निकलो यहाँ से, और हम वो रेट देंगे जो रेट पूरे मथुरा वृंदावन में जो रेट बिल्कुल डाउन है। मतलब वो सरदल रेट भी देने को तैयार नहीं ढंग से। देखिए ये सरकार का विषय है नंबर एक। दूसरी चीज, आप एक चीज समझिए, डेवलपमेंट चाहिए, हर किसी को चाहिए, अच्छा चाहिए, सड़कें चौड़ी चाहिए। आने वाला जो समय है, आज हम लोग 2025 में है, ठीक है। आने वाला जो समय, आने वाली जो 30 40 50 साल होंगी, जो नई पीढ़ी होंगी, एक तरफ हम देखते हैं कि अपनी तुलना करते हैं मतलब उन टॉप के देशों से जहाँ पे मतलब सब तरीके की सुविधाएं हैं, है ना। आज कहाँ खड़े हैं हम लोग, ये देखिए। आज हम अर्थव्यवस्था में जा रहे हैं तो चौथे नंबर पे हमारा देश पहुंच चुका है ना। जब बड़ी अर्थव्यवस्था तुम्हारी होगी, बड़ा काम तुम्हें करना है, तो कुछ चीज़ें इस तरीके की होंगी जिनको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। जो बदलने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक्शन भी लेना पड़ता है। गरीबों को हटा दो, गरीबों को नहीं हटाने का, या तो उनको घर दो। उन्हें घर देगी गवर्नमेंट। कहाँ है यार, कैसी बात कर रहे दिल्ली हो। में शांत। कहीं भी मुआवजा में, कहीं भी अगर हाईवे निकलता है, मैं किसान हूँ, किसान की औलाद हूँ, बहुत सारे लोगों को किसी के खेत से भी हाईवे निकला है तो मुआवजा मिला है। हवाई पट्टी का विस्तार हुआ है, सबको मुआवजा मिला है भाई। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अभी मुख्यमंत्री जी आए हैं और जो यहाँ पे न्यू टाउनशिप आई है, तो उसके लिए विस्तार हो रहा है, सब किसानों को पैसा मिला। आपके घर की कीमत 1 लाख है और सरकार 10,000 रुपये दे, क्या वो मुआवजा माना जाएगा? नहीं, वो मुआवजा नहीं माना जाएगा। हुआ है। पर ऐसा है, कुछ ना कुछ देखिए, सर्कल रेट जो होता है, मैं आपको कहीं पर आपको पता सर्कल रेट ज्यादा, हाँ कहीं ज़्यादा, कहीं पर कम होता है। सर प्रॉपर्टी मार्केट अलग तरीके का है और सर्कल रेट अलग तरीके का है, ये सच है। और कुछ जगह पे देखिए, मैं आपको ये बताऊं, ये वाला विषय जो है, ये फिर वही बात पे पहुंच जा रहे हैं ये गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का विषय। मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, आपकी बात जायज़ है, पर जहाँ से व्यवस्था बनती है जी, जहाँ से व्यवस्था बनती है वो विषय अलग है ना। उसी में जैसे सपोज करो, हर विभाग का एक दायित्व है भाई। हमारा उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, इसमें हर विभाग के मंत्री हैं, हर विभाग के मंत्री जवाब देते हैं, है ना। सभी के जवाब अगर आप मुझसे प्रदेश का, दिल्ली का भी पूछोगे, उत्तर प्रदेश का भी पूछोगे, सब ठीक है, सवाल करते हैं। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊं, तो उसमें क्या होगा, उसमें कई बार ऐसा होगा कि आदमी सब जगह की चीज़ें, भाई जिसका जो विभाग है उसका ज़्यादा जानता है। मैं आपके विभाग पे पूछता हूं। मेरे विभाग पे आप कुछ भी पूछिए, मेरे जिले पे कुछ पूछिए, मेरे बैकग्राउंड पे कुछ पूछिए, मैं उसमें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके जिले में पूछते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर कितना काम हुआ है सरकार के द्वारा? डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की 2 बार योगी जी आ चुके हैं, 3 बार मोदी जी आ चुके हैं। आप बताइए। शिक्षा के स्तर पे अभी आपने कल ही न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, अभी एक कल ही मुख्यमंत्री जी आए थे, कल ही के न्यूज़पेपर में है कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जूनियर विद्यालय, प्राइमरी, हाँ, है ना, तो उनमें आप कहीं भी जाएंगे, पहले तो वो उनकी क्वालिटी वाली जो बात है, जहाँ पे उनकी स्थिति खराब है, उनको दोबारा से अपग्रेड किया जा रहा है। स्थिति खराब है, 5,000 स्कूल्स बंद कर दिए सर। अभी बता देगा मैं, 5,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए। वो आप फिर बच्चों फिर उत्तर प्रदेश में पहुंच गए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वही बात बता रहा हूँ, अभी आप बता रहा हूँ वही चीज़, उसका भी विषय है मेरे पास। आप एक चीज़ बताइए, आप यहीं से बाहर निकलिए जी,
शहर के अंदर प्राइमरी स्कूल आ रहा है। यहाँ जब शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण में कितने लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप बताइए। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी तो हर कोई पढ़ाएगा। भाई आपकी बात जितनी में स्कूल से आपकी बात जायज है, पर यहाँ पर क्वालिटी भी अच्छी है, स्कूल भी अच्छे हैं, पर एक मानसिकता इस तरीके की हो गई है कि मेरा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाएगा तो वो कुछ नहीं सीखेगा। ये अभिभावक की मानसिक स्थिति इस तरीके की सोच हो गई है। जैसे कोई भी है, जनरली आपको बताओ, किसी भी सोसाइटी में आप जाइए, आप टेस्ट लेंगे वहाँ जाके, आप टेस्ट लेंगे क्या? किसी भी स्कूल में जाते हैं आप टेस्ट लेते हैं, टीचर्स आपका टेस्ट लेते हैं, आपके बच्चे का टेस्ट लेते हैं, आप हाँ जानकारी करते हैं, है ना। पर क्या है कि जो मॉडलीकरण है ना, आप समझिए इस चीज़ के लिए, जिस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ भाई, क्या है कि आज के टाइम में ये ज़्यादा कम देखा जाता है कि मतलब शिक्षा किस तरीके की प्राप्त होगी बच्चे को, अलग विषय है, पर पहले ढांचे पे जाते हैं लोग, है ना, वो ढांचे के हिसाब से ही बच्चे को जो है उसी पे चले जाते हैं। अब उसी पे जाते हैं, फैसिलिटी देखते हैं, और फैसिलिटी पे जाने के बाद क्या होता है कि भाई सरकारी जो है ना, पाठशाला जो है प्राइमरी, नहीं 5,000 स्कूल बंद हुए, अभी 15 दिन पहले का केस है ये, उत्तर प्रदेश। 1 किलोमीटर के अंदर, अभी आपको बता दूं, कोई भी अगर 1 किलोमीटर के अंदर मतलब प्राइमरी स्कूल है तो उसके बीच का 1 किलोमीटर का जो दायरा, उसके बीच में कोई बंद नहीं किया जाएगा। 1 किलोमीटर समझते हैं आप कितना? तो 5,000 का आंकड़ा निकाला है न्यूज़ चैनल। तो भाई साहब थोड़ा पास थे ना, ज़्यादा पास थे, और बंद पड़े हैं, बच्चे जा नहीं रहे। अभी यहीं आप जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर से अभी पास जाइए, यहीं पीछे बच्चा एक नहीं है उसमें। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी, बच्चा इतनी जाइए, दिल्ली की तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी तो सर क्यों नहीं जाएंगे बताइए। अब एक चीज, दिल्ली के आपने स्कूल का दौरा बहुत मैंने दौरा किया है। कैसे? दिल्ली कितना बड़ा प्रदेश, मतलब कितना बड़ा वो आना छोटा है ना, कितना बड़ा प्रदेश है, राजधानी है, हाँ। और मानते हैं कि काम हुआ है, और उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, काफी बड़ा है नो डाउट, बट एजुकेशन ऑफ, और आप चीज समझिए, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो पूर्व की सरकारें थी वो लगातार ढर्रा खराब करे हुए थी। अभी डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। किसी चीज को भी आप एक चीज समझिए, किसी चीज को भी आप कहिए कि चुटकी भर में एक दिन में पलट दीजिए, 8 साल के करीब हो गए भाई आप एक चीज समझिए, तो बदलाव देखिए ना, आप बदलाव देखिए। एजुकेशन में तो बिल्कुल बदलाव नहीं है, स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, 5,000 स्कूल बंद कर दिए। 5,000 स्कूल बंद वो किए हैं जो 1 किलोमीटर के अंदर, जैसे दो भी थे, और बच्चे जा नहीं रहे। 1 किलोमीटर के अंदर एक रहेगा तो बच्चे ज़्यादा जाएंगे, है ना, शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। अच्छा, अगर 1 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल रहेगा तो बच्चे ज़्यादा कलेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए होने के लिए तो प्राइवेट स्कूल कितने फैसिलिटी के हिसाब से जाता है ना, तो ऐसी प्राइवेट जैसी फैसिलिटीज क्यों नहीं दे रही यार उत्तर प्रदेश में, मेरठ में गवर्नमेंट दे रही है। आप देखिए जाके, अभी वही तो चीज़ कहा, अभी जितने भी मैंने क्या कहा, कल के न्यूज़पेपर में पढ़िए आप, किसी भी जो मतलब जो खराब स्थिति में स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है, जितने भी इसको बंद करा जा रहा है और कुछ को अपग्रेड आप बता रहे हैं, अपग्रेड किया जा रहा है। न्यूज़पेपर पढ़िए। 5,000 तो मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, पर मैंने भी कल न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जितने भी जो खराब स्थिति के स्कूल हैं उन्हें प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, दैनिक जागरण की कटिंग है, आप कहेंगे तो आपको मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा, कल का ही आदेश है वो, और उसमें लिखा हुआ करा जाएगा, मतलब अपग्रेड करा जाएगा, अपग्रेड किया जा रहा है, मतलब उसके लिए मतलब शासन से आदेश पारित हो गया। दूसरा सवाल यही स्वास्थ्य के ऊपर है कि हमारे यहाँ पर एक मिला जुला कर पूरे मेरठ में हमारे पास एक मेडिकल है जी, हम किसी को भी कुछ होगा तो गरीब जो होगा उसको मेडिकल की तरफ भागना पड़ेगा, बिल्कुल पूरे मेरठ में से। अभी रिसेंट में सुना था एक, अभी शिलान्यास योगी जी ने अभी मुश्किल से मुश्किल 8-9 महीने पहले करा है, मार्शल पिच के पास उन्होंने एक शिलान्यास करा है। तो क्या रीज़न है कि 8 साल के करीब सरकार को हो चुके हैं और स्वास्थ्य पर अभी हॉस्पिटल का सिर्फ शिलान्यास हुआ है, नींव डली है, हॉस्पिटल कब बनेगा, कब लोगों को इलाज शुरू होंगे? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ तुम जी, ये मेरठ जो है बहुत बड़ा रेफर सेंटर है, मेडिकल लाला लाजपत राय जो हमारे यहाँ पर मेडिकल है, मेडिकल, हाँ, वो मतलब बहुत पुराना भी है, बट एक ही है ना, पूरे अभी आप इतने बड़े मेरठ, आप एक देखिए, पूर्ववर्ती जो सरकारें रहीं
है ना, फिर वही बात आ जाएगी, फिर आप कहेंगे आप कुल मिला के सारा ब्लेम पे गिर देना 8 साल से नहीं नहीं शासन कर रहे हैं। समझे ही नहीं आप भाई, जितना डेवलपमेंट अभी मैं बता रहा हूँ, फिर मेडिकल कॉलेज की जो सूरत बदली है आप जाके देखिए, नए ट्रामा सेंटर से लेके और नई पूरी तरीके से। मेरठ में तो सिर्फ एक ही है सर, मेरठ में तो भैया सिर्फ एक ही है जो मेडिकल है हमारे पास। उसके अलावा 8 साल से क्यों इतना डिले काम हुआ गया कि अब जाकर चीजें अभी मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मेरठ का जो मेडिकल कॉलेज है वो इतना खुद में ही इतना बड़ा कॉलेज है कि उसमें आसपास के जिलों से रेफर होते हैं भाई। जो पेशेंट है बहुत बड़ा रेफर सेंटर है, आप जानकारी करना उसके बारे में, आसपास के जिलों से रेफर होते हैं यहाँ। मैं एग्री हूँ, बट रीजंस क्या है कि और नहीं है ऐसे। और आप एक चीज़ समझिए, फिर प्राइवेटेशन वाली बात आ जाएगी, आप कहेंगे प्राइवेट में। भाई अगर कहीं ना कहीं जैसे आप सुभारती चले जाइए बाईपास पे, अगर मेडिकल के विषय में मेरठ को देखा जाए तो सबसे आसपास के ज़िलों में भी मेरठ में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। आप प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं, पर जो गरीब है, जो नहीं दे सकता 5-5, 6-6 लाख रुपए अपने ऑपरेशन के लिए, सरकारी में धक्के। तो सरकारी में 2 रुपए की पर्ची बन रही है, 2 रुपए की बन रही है। सरकारी में इतनी बड़ी लाइन है, मेडिकल में जाओ नंबर ही नहीं आता 15-15 दिन तक। ये मैं रिसेंटली अपने फेस वो आपकी बात जायज़ है, पर मैं समझता हूँ, देखिए ऐसा है, समय लगता है किसी भी चीज़ के लिए, एकदम नहीं कि शिक्षा में स्कूल बंद हो रहे हैं और स्वास्थ्य में आपके मेडिकल हॉस्पिटल बन नहीं रहा है। रोजगार बता दीजिए, रोजगार में क्या सीन है? रोजगार में तो आप देख ही रहे हैं, मेरठ को रोजगार मिल रहा है। मेरठ में अगर गवर्नमेंट के स्तर पर आप देखेंगे, जो तो प्रदेश स्तर पे वैकेंसियाँ निकलती हैं, है ना, वो तो जिले स्तर पे तो निकलती नहीं है, पूरा प्रदेश को उसका लाभ हो रहा है ना। जितनी वैकेंसियाँ निकल रही हैं, चाहे शिक्षा विभाग में निकली हो, चाहे अन्य विभागों में निकली हो, वो तो अभी लेखपाल से लेके और मैं समझता हूँ सभी विभागों में वैकेंसी आ गई, ठीक है। और अभी पुलिस की भर्ती हुई है, उससे पहले पुलिस की भर्ती हुई है। तो गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, रोजगार पे भी, शिक्षा पे भी, और बेरोजगारी पे भी, और मैं समझता हूँ स्वास्थ्य पे भी। ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको सरकार लेके सजग ना हो और पूर्ण तरीके से काम ना कर रही। जैसे आप 17 साल से मेरठ की पॉलिटिक्स में लगातार हैं और पहले सपा में भी रहे हो, बीजेपी में हैं, तो आप ऐसी मेरे को एक चीज़ पूछनी है कि क्या रीज़न है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सेंटर की या स्टेट के बड़े फेस पर नहीं जाते, बड़े पद पर नहीं जाते? खासकर मेरठ के भी लोग या फिर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जितने भी जिले आते हैं, इसमें ना तो कभी भी इतने बड़े चेहरे हुए, एकमात्र चौधरी चरण सिंह हुए, उनके अलावा हमें जल्दी से कोई चेहरा नहीं दिखता। तो क्या रीज़न है कि आज तक बड़े पद पर होम मिनिस्ट्री या फिर अनेकों चीज़ें मंत्रालय क्यों नहीं मिलते? देखिए, मैं समझता हूँ कि राजनीति में ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जिस लेवल पे काम करता है, कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि जब आप लंबे समय तक लड़ाई लड़ते हैं, किसी भी पार्टी में काम करते हैं और काम करते हैं, वो पार्टी का लेवल होता है, किस स्तर का आप काम कर रहे हैं, फिर किस स्तर पे आपको बढ़ाया जाता है, फिर आपके लोग ऊपर जो है वो कहाँ आपको मैनेज करते हैं, है ना। तो ये भी बड़ा विषय होता है। फिर जातीय पॉलिटिक्स आप देखते हैं पश्चिम में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो जातीय आधार पे अब जाइए, अब आप देखते हैं कि जो पूर्व के हमारे प्रधानमंत्री भी हुए यहाँ चौधरी चरण सिंह, एकमात्र आप कहेंगे, पर देखिए देश बहुत बड़ा है ना। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हमें स्टेट तो छोड़, सेंटर तो छोड़ दो, स्टेट में भी नहीं दिखती है। स्टेट में भी इतने मंत्रालय नहीं मिलते हमारे लोगों को। तो क्या रीज़न है? आप क्या स्टेट में जो पूरा उत्तर प्रदेश है उसमें हमारे लोगों को महत्वाकांक्षा नहीं मिलती, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे सपा की हो? देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ पॉलिटिक्स को, उसमें साफ साफ है भाई, जो जिस स्तर पे मेहनत करता है। और आप भी देखते हैं कि पॉलिटिक्स को एक तरीके से खा भी जाता है कि भाग्य वकील में आदमी कई बार मेहनत करके बहुत आगे बढ़ जाता है, और मेहनत करके साथ साथ कई बार भाग्य का भी खेल होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सितारे ऐसे होते हैं, वो एकदम बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो ये है कि बहुत बड़े बड़े नेता हुए हमारे पश्चिम में, प्रदेश में तो इतने बड़े बड़े नेता हुए हैं कि अपने आप में, जो आज रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी प्रदेश के हैं सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता हैं, अन्य दलों में भी नेता हैं। ऐसा नहीं है
कि एक ही दल की बात करें। अगर नेताओं की बात करेगी तो अलग अलग दर्जियाँ, अलग अलग स्तर पर नेता हैं। जी। अभी जैसे मैं चीज़ें देख रहा था आपके बारे में, तो आपने अभी आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा करा गया और वो भाजपा से ही है, और फिर आपने वो मुकदमे करे, तो वो पूरा प्रकरण क्या है, क्या हुआ क्या है? वो मुकदमा क्या? क्या आपस भाजपा के लोग आपस में मुकदमे खेल रहे हैं? नहीं नहीं, वो मुकदमा ऐसा नहीं था। वो दरअसल जिला पंचायत में जो हमारा विभाग है उसी में कुछ चीज़ों पर मतलब हमने क्वेश्चन उठाया और अपने क्षेत्र के काम को लेकर हमने अपनी बात रखी थी। हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा था, तरह तरीके की चीज़ें हो रही थी, जो कई बार जिला पंचायत के अध्यक्ष अपने चहितों को काम ज़्यादा दे रहे थे और मतलब कई तरीके की चीज़ें इस तरीके की हुई थी जिनको लेकर हमने लगातार वो मुद्दे उठाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र को भी मतलब वो एक तरीके से अनदेखा कर रहे हैं और जो है उनके चहीते हैं उनको काम ज़्यादा दे रहे थे। तो उसी का हमने विरोध किया। विरोध करके उसी क्रम में हमने जो मुख्य मुद्दे थे, चाहे वो मृत्यु का मुद्दा था, चाहे लाइटें लगी थी उसमें वो ख़राब स्थिति थी, ये लाइटें थी वो उनका मुद्दा था, चाहे कॉलोनियों से संबंधित मुद्दा था, हमने वो बेबाक तरीके से पार्टी में के पटल पे रखा और फिर अपनी बात को जो है जो मुख्य अधिकारी थे यहाँ पर, कमिश्नर साहिबा थी, तो हमने उनके समक्ष भी रखा और उसी क्रम में उन्होंने वो जो है, क्योंकि उस दौरान उनका विदेश का दौरा ज़्यादा रहता था, तो इसी दौरान उन्होंने जो है उस विषय में मुझमें मुकदमा कर दिया कि मानहानि का जी मेरी छवि वो हानि बचाई। जबकि हम भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो सही होगा सही को सही कहा जाएगा और जो गलत होगा गलत को गलत कहा जाएगा। अगर हम जनप्रतिनिधि हैं और अपने ही विभाग में हम अपने लोगों के काम नहीं करा पाएंगे या हमारे लोगों को काम नहीं मिलेगा, फिर हम किस चीज़ के लिए नेता, है ना? तो ये जवाबदेही हमारी है। तो जब बोर्ड का सदन का जो बोर्ड की बैठक जब होती है, अगर उस चीज़ से अवगत नहीं करा जाएगा, अधिकारी को अवगत नहीं करा जाएगा और वहाँ के जिला पंचायत के अध्यक्ष को अवगत नहीं कराया जाएगा, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य की खुद की निधि होगी, जो निधि होती है वो जिला पंचायत के अध्यक्ष के माध्यम से जो हेल्थी है। तो इसी वजह से हमने उसमें उसी क्रम में आवाज़ उठाई थी और वो आवाज़ उठाई तो उसका मुकदमा जेल पर। आपने भी मुकदमे करा पे हैं? नहीं, मैंने मुकदमा नहीं करा। मैं समझता हूँ कि ये मानसिकता है और मैं इतनी छोटी चीज़ों पे मतलब विचलित हो जाऊँ, मैं नहीं समझता कि ठीक है उन्हें लगाओ। कहीं ना कहीं ये भी कारण है पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि हर एक नेता अपने आप को बड़ा मानता है कि मैं इससे बड़ा हूं। काम करने की नहीं है, बड़ा दिखाने की है। ये भी आपको लगता है इस वजह से यहाँ के लोगों को पद भी उस तरीके से नहीं मिलते? देखिए, मैं अतुल जी आपको बता दूं कि जो असल में नेता होते हैं और जिन लोगों को जो राजनीति को समाज सेवा से वो किसी पद पे रहे, आज मैं किसी पद पे या ना, तो मुझे जो काम करना है, समाज सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है। मेरी सोच ही, मैं गरीब की, पीड़ित की, शोषित की, वंचित की किस तरीके से मदद कर चाहिए। और मैं सोचता हूँ लगातार कि अगर मैं किसी की मदद कर सकूँ, मैं और पॉलिटिक्स में मेरा आने का सीधा सीधा ध्येय भी, वरना तो मैं किसान परिवार से आता हूँ और छोटा मोटा काम हमारा प्रॉपर्टी का भी हम लोग करते हैं, उसी के बेसिस पे भी हम अपना जीवन व्यापन कर सकते थे और कहीं ना कहीं जो अन्य भी चीज़ें कर सकते हैं, व्यापार। पर मेरा राजनीति में आने का सीधा सीधा ध्येय यही है कि बड़े लोगों की सब लोग मदद कर सकते हैं, कर देते हैं, छोटे आदमी की कैसे मदद हो जी। तो ये सोच के हम लोग राजनीति में। अच्छा, इसमें एक सवाल और है कि जैसे आप मेरठ की राजनीति में और अब आप एक सदस्य बने हैं। अब ये सवाल ये है कि आपने कितना काम किया है? आपको 4.5 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 साल समथिंग। आपने क्या क्या काम किए हैं जो लोगों तक आप दोबारा वोट मांगने जाएंगे, दोबारा आप इलेक्शन लड़ेंगे तो किन कोर मुद्दों पर लड़ेंगे? भाई मैंने ये काम कर दिया। रिपोर्ट कार्ड पर, आपकी रिपोर्ट कार्ड पर कितने काम मेंशन है? काम मेंशन की जो बात है, जितने भी मेरे क्षेत्र का काम हुआ, अधिकता 1-2 को छोड़कर अधिकतर सभी गाँव में मैंने काम करे हैं, चाहे लाइट से संबंधित हो, चाहे खड़ंजे से संबंधित हो, रोड से संबंधित हो, चाहे वहाँ नाले से संबंधित हो, चाहे अन्य तरीके की चीज़ें हों, चाहे जो है देहात के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र के जितने भी कार्य होते हैं, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं कभी अपने क्षेत्र में होती हैं, पशुओं की, व्यक्तियों की, तो उसको लेके CSC PSC पे हमेशा बात होती है।
और जो है कभी भी मतलब जिस तरीके से जिला स्तर पर कोई बात रखने की बात आती है तो उसे भी हम पूरी तरीके से ब्लॉक स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी, उसे और बोर्ड के स्तर पे भी सभी जगह पर मैं उसे उठाता हूँ, प्रमुखता से उठाता हूँ। जितनी भी आप बोर्ड की मीटिंग देखेंगे, आप कभी ये नहीं देखेंगे कि बोर्ड की मीटिंग में गया और मैंने अपने क्षेत्र की बात रखी है। मैंने अपने क्षेत्र पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से हमेशा बात रखी है। और मेरी सोच यही है कि अगर किसी व्यक्ति ने मुझे वोट दे के और मुझे जो दायित्व सौंपा है मैं उसका अच्छे से निभान कर सकूँ। और मैं हमेशा समझता हूँ कि इसी का मैंने, चाहे कोई भी मेरा क्षेत्र का गाँव हो, अधिकतर देखिए राजनीति में ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि कुछ लोग तुम्हें पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये मुद्दा है मीर भोज जी को लेकर। जब हर साल मीर भोज जी की जयंती आती है, जन्म उत्सव आता है, तो इधर से ठाकुर समाज गाली देने लग जाता है कि ये ठाकुर थे, और इधर से जो गुज्जर समाज है वो देने लग जाता है। तो इसका एंड ऑफ द एंड क्या है कि ऐसी समाज दो लड़ते रहेंगे जीवन भर? देखिए मैं समझता हूँ ये मुद्दा अभी कुछ नहीं है, मुद्दा ही बहुत बड़ा, क्योंकि अब गुजर समाज पे ही आ जाते हैं। गुजर समाज मैं समझता हूँ काफ़ी लंबे समय से जयंतियाँ मनाता है मीर भोज जी की। और जो है मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने भी प्राचीन भारत में पढ़ा। मैंने प्राचीन भारत में पढ़ा, अन्य कई हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा कि गुजर प्रतिहार, सम्राटनी पोषमा कि अन्य बहुत सारी चीज़ों को। पर मैं इस चीज़ पर मुद्दा इसलिए नहीं बनाता या इसलिए नहीं सोचता क्योंकि जाट, गुजर, राजपूत, ठीक है, या ये क्षत्रिय बहुत पकड़ाते हैं, ठीक है भाई। किसी भी महापुरुष, तो क्योंकि महापुरुष कभी किसी जाति के नहीं होते, है ना। और मैं समझता हूँ कि अगर तुम अपना सच्चा उनको महापुरुष मानते हो तो आप भी उनकी जयंती मनाइए, आप भी पूछिए, है ना। ये आपस में जो आपस की भिड़ंत हुई है ना, कभी भी बहुत गलत है। ये बहुत तुच्छ लोग बना। शायद 2022 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में आग निकली थी इस पे, और काफ़ी दोनों समाज के बीच गर्मा गर्मी हुई थी, मुकदमे हुए थे। मेरा मानना ये है, मैं इस चीज़ का जो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का एंड क्या होगा, मैं उस चीज़ का एंड यहाँ पे देखता हूँ कि अगर दोनों समाज इसे समझे और समझ के इसमें एक पहल इस तरीके करें, भाई अगर आपको भी लगता है कि आपके महापुरुष थे तो आप भी मनाइए जयंती, आप भी प्रतिमा लगाइए, ठीक है। और गुजर समाज को लगता है, गुजर समाज कह रहा है कि मेरे वंशज थे, तो गुजर समाज ऑलरेडी मना रहा है, तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर ठाकुर समाज भी प्रतिभा लगाए और जयंती ने कहा करे तो अच्छी बात है, ठीक। महापुरुषों के साथ तो होना चाहिए, महापुरुष किसी के भी हो, सबके होते हैं। लास्ट सवाल है इधर आइए, और लास्ट सवाल ये है कि आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या फ्यूचर में आप देख रहे हैं? क्या दोबारा समाजवादी में जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं जाएंगे? कभी ऐसा करे कि रुख बदल गया, भाजपा सत्ता से बाहर हुई और आप समाजवादी में दोबारा गए? कभी नहीं आए? देखिए मैं समझता हूँ, मैंने आपको एक बात कही है, विचार था गिरा, और मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं सनातन का और सनातन को एक तरीके से सनातन का, और जहाँ सनातन की आलोचना होती वहाँ मैंने तो आप 17 साल तो थे। देखिए आप इस चीज़ को कहना मतलब इस किसी न किसी ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की है ना, किसी भी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं से शुरुआत की है ना। और जब आप आज, मैं समझता हूँ ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं आप जी, अब से पहले भी आपने कहीं से ना कहीं से शुरुआत की बिल्कुल, तो कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है ना। तो ये ऐसे ही है। और बाकी मैं समझता हूँ कि आज आप फ्यूचर में नहीं जाएंगे? क्लियर है, फ्यूचर में नहीं जाऊँगा। और जिस स्तर पर मुझे ईश्वर, जहाँ समाज सेवा कराना ईश्वर की कृपा रहेगी, तो उसी स्तर। तो अगले क्या प्लान है? आप अगला विधायक का चुनाव लड़ेंगे? ओ नहीं बताइए, आपका खुद के तो मत होंगे, आपके खुद के प्लान्स होंगे कि भाई ना 2027 में विधायक का चुनाव लड़ूं मेरे से। ईश्वर जो है, मैं सब कुछ भोले बाबा को मानता हूँ, जो उन्हें मंजूर होगा, जो जिस रास्ते पे मुझे आज लेके आए भविष्य में लेके जाएगी उसी रास्ते पे चल। ऐसा कुछ सोचा नहीं है? नहीं, समाज सेवा करना है, लोगों की मदद करनी है। अगर जिस स्तर पर आज जिस पद पे मुझे ईश्वर ने मदद कराई है, कल भी वो उसी का चुनाव लड़ूंगा,
ठीक। उसका लड़के ईश्वर क्या पता मुझे क्या बनाए, क्या पता ना बनाए, वो उसका काम। अपनी तरफ से समाज सेवा करनी, लोगों की मदद करनी, गरीब पिछड़ा शोषित वंचित की किस तरीके से मदद हो, ये सोचा है सोचा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला हमारे लिए। धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे। और आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप फ्यूचर में विधायक बने, सांसद बने, धन्यवाद, और जनता की सेवा में आप योगदान करें। बहुत बहुत।